हाँ तो बच्चों, आज हम बेटा मानव श्वसन तंत्र ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने देखो मानव का पाचन तंत्र पढ़ लिया था। ठीक है, अब मानव श्वसन तंत्र, इस श्वसन तंत्र के अंदर, ठीक है ना, देखो सबसे पहले हमने क्या था, कोशिकाएं होती हैं, है ना। कोशिका मिलकर, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर क्या बनती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, ऊतकों से फिर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। ठीक है ना, अंग मिलके एक तंत्र बनता है और तंत्रों से फिर मानव शरीर है। ठीक है, तो हमने पाचन तंत्र पढ़ लिया था पूरा। अब हम आज ये शुरू कर रहे हैं मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में मुख्य चीज जो है ना, वो है वातावरण के साथ में, है ना, गैसों का आदान प्रदान, है ना। तो देखो हम सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन आप ये देखो कि ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। यानी प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है बताओ, ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, अब एनर्जी के लिए हमारे पास में क्या है, हमने भोजन कर लिया। ठीक है ना, क्या कर लिया, हमने भोजन कर लिया, और वो जो भोजन है हमारे पाचन तंत्र ने उसको क्या कर दिया, उसका पाचन कर दिया। ठीक है ना, उसको डाइजेस्ट कर दिया। ब्लड ने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ब्लड ने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। और अब ब्लड कहां ले जाएगा, उसको प्रत्येक कोशिका तक ले जाएगा, है ना। किसको, पचित भोजन रस को। ठीक है, अब कोशिका के अंदर उस पचित भोजन रस की क्या होगी, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उसके साथ में, है ना। और किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, है ना। तो वो जो रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे समझो आप, जैसे आपने लकड़ी जलाई, है ना, तो लकड़ी जलाने से क्या हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है ना आपको, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कितनी कितनी गर्मी निकलती है उसमें से, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन है, वो कार्बन क्या हो रहा है, जल रहा है। लकड़ी में मुख्य रूप से क्या चीज होती है, कार्बन होता है। तो कार्बन जलता है, तो जलने के लिए किसकी जरूरत होती है बताओ, ऑक्सीजन की, है ना। क्योंकि कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन के दहन उसका नहीं हो सकता, है ना। कंबसन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में दहन बोलते हैं, इंग्लिश में कंबसन बोलते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी चीज के दहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो जो हमारा पचित भोजन रस है, इसकी ऊर्जा तब बनेगी जब इसका दहन होगा। का क्या होगा, इसका दहन होगा। ठीक है ना, इसका कंबशन होगा, और उस दहन के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है ना, प्लस अब आप देखो, जैसे लकड़ी का उदाहरण लो आप, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, प्लस ऊर्जा, क्या निकली उसमें से, ऊर्जा निकली। तो वो ऊर्जा जो है वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकल गई। किसके रूप में बाहर निकल गई, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकल गई, और कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसमें। तो अब जब लकड़ी जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं के रूप में निकलती है ना, किसके रूप में निकलती है, धुआं के रूप में निकलती है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, वो किसके रूप में बाहर निकलती है, जो हम सांस बाहर निकालते हैं, है ना। अब देखो ये कितनी वंडरफुल प्रक्रिया है और कितना जल्दी जल्दी ये जो है ना संपन्न हो रही है। आप देखो हम लगातार सांस लेते हैं, है ना, ले रहे हैं, और थोड़ी सी देर बाद ही क्या हो रही है, वो बाहर निकल रही है ना। लेना और निकलना लगातार कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये, है ना। तो आप ऐसे समझो आप इसको कि मैंने सांस ली, है ना, मेरी सांस नाक के द्वारा, और अब देखो ये मार्ग जो है ना इसमें दिखा रखा है ना, इस श्वसन तंत्र को ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र। तो ऊपरी में क्या है, नासिका, नोज आ गई हमारी, नोज से ऑक्सीजन ने प्रवेश किया, फिर किस में गई, मुख में गई, मुंह में गई, मुंह से किस में आई, ग्रसनी में, है ना, जो कॉमन एरिया है फूड का प्लस ऑक्सीजन का, है ना। वहां से फिर अलग अलग हो जाती है ना दोनों, है ना। फूड जो है वो उसमें चला जाता है, ग्रास नली में चला जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो किस में चली जाती है, श्वास नली में चली, ट्रैकिया में चली जाती है। ठीक है ना, और ये स्वर यंत्र हो गया, है ना। तो देखो जो फेरिंग्स है आपकी, है ना, ये ग्रसनी जो है ना, ग्रसनी के नीचे दो चीज हैं, एक है ग्रास नली और दूसरी है श्वास नली, है ना। तो ग्रसनी के बाद जस्ट जो श्वास नली जहां से शुरू होती है उसके जस्ट ऊपर क्या है, ये है स्वर यंत्र है, लैरिंग्स जिसको बोलते हैं,
है ना। तो आप देखो ये हमने नाक के द्वारा सांस ली, नाक से मुंह में गई, मुंह से ग्रसनी में आई, ग्रसनी से फिर किस में आई, स्वर यंत्र में आई, स्वर यंत्र से फिर वो किसके अंदर आई, है ना, श्वास नली के अंदर, किसमें, श्वास नली के अंदर आई, ठीक है ना, इस ट्रैकिया में आई, है ना, ट्रैकिया फिर जाके ये किस में बढ़ती है ना, जो श्वास नली है ये श्वसनी और श्वसनिका, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में बदल गई, ठीक है ना। और फिर ये फेफड़े, है ना, फेफड़े कैसे एक तरह से गुब्बारे नुमा संरचना है, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वो समझ गए ना बात, ठीक है। तो यानी अब ऐसे समझो, आप देखो मैंने उसका बताया था ना आपको, अपनी आंतों का बताया था, है ना, जो हमारी आंतें हैं, है ना, इंटेस्टाइन जो हैं, उनके चारों तरफ, है ना, उनकी जो वॉल होती हैं उन पे चारों तरफ क्या होती हैं बताओ, केशिकाएं होती हैं, है ना, रुधिर केशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, है ना। वो क्या करती हैं, उस छोटी आंत में से जो पचित भोजन रस है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। वो ही सेम प्रक्रिया इसमें समझो आप, ठीक है ना। यानी ये जो सिस्टम है ये तो प्रवेश करने वाला सिस्टम है, लास्ट में जाके जो ये फेफड़े हैं, फेफड़ों में फिर अनेक छोटी 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 छोटी, और जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उनको, एल्वेलाई के लिए क्या नाम आया आपकी इसमें, कूपिकाएं, यस वेरी गुड, है ना, क्या बोलते हैं उसको हम, कूपिकाएं, कूपिकाएं, एल्वेलाई बोलते हैं। तो छोटी 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 होती हैं और वो असंख्य मात्रा में होती हैं, कितनी होती हैं वो, असंख्य मात्रा में होती हैं वो, है ना। तो उन कूपिकाओं के चारों तरफ किसका जाल होता है, ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है ना। उन कूपिकाओं में से जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड बह रहा है वो उसको क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया उसने, समझ गए ना, ऑक्सीजन को क्या कर लिया उसने, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। अब ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो गई, तुरंत ऑक्सीजन ब्लड जो है पूरे शरीर में जा रहा है, कहाँ पहुंच गया वो ऑक्सीजन, ब्लड के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंच गई। कोशिका में दहन की प्रक्रिया हो रही है, कोशिका में क्या हो रही है, दहन की प्रक्रिया हो रही है, और तुरंत जो है ना वो दहन हुआ, और कार्बन, हम जो कार्बोहाइड्रेट हैं हमारे, इनका दहन होकर फिर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है अपशिष्ट के रूप में वो, है ना। तुरंत फिर ब्लड क्या करेगा, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, ऑक्सीजन दी, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ली, ठीक है ना, अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को घोला, फिर वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती है, फेफड़ों में आती है। किस जगह आती है वो, जो लंग्स हैं हमारे, इन फेफड़ों में आती है ना। और ये फेफड़े उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस उसमें से उन क्या ले लेते हैं, उसमें से रक्त पे से कलेक्ट कर लिया, और फिर हम उसको श्वास के द्वारा क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो आप देखो ये कितनी प्रक्रिया कितनी वंडरफुली संपन्न हो रही है ना। हम नाक से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, और इस रास्ते से वो फेफड़ों में जा रही है, वहाँ से कूपिकाओं के चारों ओर जो कैपिलरीज का जाल है उसने उसको किसको, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया ब्लड ने, और ब्लड पूरे शरीर की कोशिकाओं तक उसने उसको पहुंचा दिया, वहाँ उसका क्या हुआ, दहन हुआ, ठीक है ना। ऑक्सीजन और जो वो है जो पाचित भोजन जो रस था उनका क्या हुआ, दहन हुआ, किसका निर्माण हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ, और क्या बना, अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड क्या कोशिकाओं से ले लेगा, हर कोशिका से, है ना, और फिर सब उसको इकट्ठा करके कहाँ ले आएगा, वो फेफड़ों में ले आएगा, और फेफड़ों के माध्यम से हम उसको वापस से क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया जब से हमारा जन्म होता है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, तब तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अपन सोते हैं तब भी हमारी सांस क्या होती है बताओ, चलती रहती है ना, बात समझ में है ना। तो अगर सोचो तुम ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या ऊर्जा बन सकती है, नहीं बन सकती, ठीक है ना, क्योंकि उस भोज्य पदार्थों का जो पचित भोजन रस है उसका दहन हो ही नहीं पाएगा, है ना, ऑक्सीजन इतनी आवश्यक है उसके लिए, है ना। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर हम क्या चीज पढ़ते हैं, ये मानव श्वसन तंत्र हो गया हमारा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर किससे शुरू हुआ, ये नासिका, नाक, है ना। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो नाक है इसमें देखो ये एक हड्डी सी नजर आती है ना आपको, हल्की सी बहुत बारीक एक हड्डी होती है, ठीक है, और फिर बीच में कभी नोट किया तो एक पतली सी दीवार होती है, ये दोनों नथने जो हैं हमारे, इन दोनों नथनों के बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है, क्या होती है, पतली सी एक झिल्ली होती है वो, ठीक है ना। अच्छा तुमने कई बार नोट किया होगा कई बच्चों को नक्सीर आती है, मुझे कोई कह रहा था मुझे नक्सीर आती है,
शायद 11th क्लास का एक बच्चा कह रहा था, और मुझे भी आती थी बचपन के अंदर, तुम लोगों में से शायद किसी को आ जाती होगी, नक्सी आती है ना, खून निकलने लग जाता है ना। तो उसके लिए हालांकि वो कोई बीमारी नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन उसके लिए हमें एक सामान्य जो है ना देसी नुस्खा है कि भाई हमारा जो ये नोज़ है अंदर से जब ये ड्राई हो जाती है, क्या हो जाती है, ये जब ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, तो देखो हम क्या करते हैं बेटा, सांस लेते हैं, दिन रात सांस लेते हैं, तो साथ में क्या होता है, ये जो क्या नाम है, धूल कण वगैरह ये जाते हैं, तो वो हमारे अंदर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं वो इसके, ठीक है ना। तो वो और ज़्यादा क्या करते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं, है ना। फिर जैसे ही हम थोड़ा सा ऐसे टच किया, यूँ किया, तो वो ये बहुत इस सब जगह किनका जाल है, रुधिर केशिकाओं का जाल है कि नहीं है, तो वो रुधिर केशिका कहीं से पंक्चर हो जाती है वो, और खून निकलने लग जाता है ना। तो हमें हमारी जो ये नाक है अंदर से, है ना, उस बच्चे को क्या करना चाहिए, रात को सोते समय हल्का सा कोई भी गोले का तेल या कुछ अपनी दोनों नथनों में लगा लो, तो उससे क्या होगा, उसको बहुत आराम मिलेगा। समझ पा रहे हो ना इस चीज़ को आप। तो नासिका जो है इसके अंदर बाल होते हैं, है ना, इन बालों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है ना। एक तरह से मानो ये फिल्टर का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, फिल्टर का। जैसे ये मोटरसाइकिल, कार, इनके जो इंजन होता है ना, तो जहाँ से वो इंजन सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, उसके पहले एक फिल्टर लगाते हैं, है ना, जिससे कि क्या नहीं जाए, गंदगी यानी धूल मिट्टी, है ना, जो कण है वो अंदर नहीं जाए, है ना। तो वैसा ही काम हमारे ये नाक के बाल करते हैं, ठीक है। प्लस आपने देखा होगा ये जो हमारी नोज है, ये अंदर से श्लेष्मा, ठीक है ना, म्यूकस, उससे क्या रहती है, चिपचिपी रहती है, अंदर से कैसी रहती है, चिपचिपी। उसका भी एक कारण है ना, कि वो जो धूल कण है वो भी चिपक जाएंगे, है ना। दूसरा, अगर कोई छोटा मोटा कोई जीव है ऐसा समझो आप, है ना, कोई छोटा मोटा कोई जीव प्रवेश कर गया, कोई ऑर्गेनाइज्म, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म हमारी नाक के अंदर प्रवेश कर गया, तो उस गीलेपन से वो क्या हो जाएगा बताओ, चिपक जाएगा। गीले पे चिपकने के चांसेस ज़्यादा होते कि नहीं होते, बजाय सूखे के, है ना। सूखे पे तो अंदर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो वो चीज़ भी क्या हो जाती है, वो चीज़ भी उससे चिपक जाती है, ठीक है। तो ये अभी अपन और पढ़ेंगे, मोटा मोटा एक बार बता देता हूँ आपको। मुख, मुंह, है ना। तो देखो नाक के बाद में सांस कहाँ आती है, मुंह के अंदर आती है, ठीक है ना। तो ये जो माउथ कैविटी है हमारी, मुख गुहा जिसको बोलते हैं हम, कई बार कई बच्चे नाक के बजाय किससे सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। कईयों को देखा होगा आपने, है ना। तो मुंह से सांस लेने के क्या नुकसान है। पहली बात तो ये है कि जो फिल्ट्रेशन किस में से हो रहा है, नाक के द्वारा हो रहा है, वो मुंह से नहीं हो पाएगा। आई ना बात समझ में, वो मुंह से फिल्ट्रेशन नहीं होगा, है ना। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किससे सांस लें, हम नाक से सांस लें, ठीक है ना। बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए कि भाई उनको कहो कि भाई आप किससे सांस लो, नाक से सांस लो, ठीक है ना। दूसरा, जैसे अपन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, माना हम रनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, रनिंग कर रहे हैं, है ना। तो फिर हमको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कि नाक से ली गई सांस कम पड़ने लग जाती है। फिर आदमी क्या कर लेता है, मुंह खोल लेता है अपना। तो कुछ सांस किससे लेता है, वो मुंह से लेता है। तो ये सेकेंडरी हो गया, नाक प्राइमरी है और मुंह क्या है, सेकेंडरी है। लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए किससे सांस लें, हम नॉर्मली लेते भी नाक से ही, लेकिन कई जो है ना मुंह का प्रयोग भी करते हैं, वो हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। टोकना चाहिए उस बच्चे को हमें। मुंह हो गया। फिर इसके बाद आती है ग्रसनी, है ना। तो देखो ग्रसनी बताया था ना मैंने आपको, कीपनुमा संरचना है। कैसी है, एक कीपनुमा संरचना है, जो उसके नीचे फिर क्या है, दो नलिकाएं हैं, दो नलिकाएं हैं, ठीक है ना। एक हो गई ग्रास नली और दूसरी हो गई श्वास नली, है ना। फिर उसी के अंदर एक एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन होता है, जो नॉर्मली किसको ढक के रखता है, भोजन नली को, है ना। उसको भोजन वाला जो पार्ट है उसको ढक के रखता है, और सांस वाला हिस्सा क्या रहता है, खुला रहता है। और जब हम भोजन निगलते हैं तो वो किसको ढक लेता है, उसको ढक लेता है ना, किसको, सांस नली को ढक लेता है, और भोजन उसमें चला जाता है। तभी आपने देखो कभी दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकते हम, भोजन निगलना और सांस लेना। जब आप भोजन निगल रहे थे उस समय सांस बंद हो जाती है हमारी, नोट करना इस चीज़ को, ठीक है ना। ये हो गया, है ना। तो हाँ, फिर अब ये जो ग्रसनी है ना, ग्रसनी के जस्ट नीचे जो कौन सा वाला हिस्सा है, श्वास नली वाला जो हिस्सा है। तो ग्रसनी के बाद जैसे ही श्वास नली शुरू होती है, तो ग्रसनी और श्वास नली के बीच में एक संरचना है, बहुत ही प्यारी संरचना है, जिसको हम बोलते हैं स्वर यंत्र, है ना। देखो लड़के जो होते हैं उनमें दिख जाती है ये, लड़कियों में शायद थोड़ा कम दिखती है ना, लेकिन लड़के सबके फील हो जाएगी। देखो आप ये, है ना, ऐसे बाहर निकली हुई होती है ना, बाकी अंदर दबाओगे तो लड़कियों को भी फील होने लग जाएगी। दिख रही है ना, अंदर एक हड्डी ऐसे निकला हुआ कुछ त्रिकोणाकार कुछ ऐसा होता है
ठीक है। ये क्या है देखो, सुनो ध्यान से, ये एक स्वर यंत्र है ना। अब आप देखो हारमोनियम, बांसुरी, हारमोनियम और बांसुरी, ये हमारे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, इनको बिठा लो, इन बच्चों को, है ना बेटा। पीछे नहीं चलने दो बेटा, तुम लोग पीछे 2 मिनट पीछे, है ना, बिठा लो। हाँ हाँ हाँ, निकल, हाँ बेटा बैठ जाओ, हाँ 4 बैठ जाओ, है ना। तुम बेटा किसका लो, इधर बैठ जाओ। बाहर ही खड़ा बेटा बिठा लो ना, पीछे बुला लो, हाँ आज निकल बेटा, उधर से निकल जाओ। शाबाश, हाँ धीरे से निकलो, हाँ बैठ जाओ बेटा। बेटा इसको बुला लो, जल्दी जाओ बेटा। ठीक है, कल से वो और लगा लेंगे बेंचेस वगैरह, है ना। तो कहाँ पे छोड़ा था मैंने बेटा, बिठा लो उसको, भैया को पीछे वाले को, है ना। स्वर यंत्र, है ना। तो देखो अभी जो बच्चे आए हैं मैं बताता हूँ बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है, कहाँ से, यानी जो श्वसन करते हैं हम, ठीक है, श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमने भोजन किया, है ना, भोजन का पाचन हुआ, उसको कोशिकाएं तब तक ऊर्जा में नहीं बदल सकती जब तक क्या नहीं मिलेगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्योंकि किसी भी दहन क्रिया के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। तो ये ऑक्सीजन का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो ये है ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र और श्वसन में स्पेस। तो इसमें नासिका, मुख और ग्रसनी, ग्रसनी के बाद फिर आता है श्वसन। तो देखो नाक से श्वास ने प्रवेश किया, फिर किसके अंदर आई, मुख के अंदर आई। मुख जो है ना वो कॉमन है दोनों का, भोजन का और इसका। फिर किसके अंदर, ग्रसनी, ग्रसनी एक कॉमन पार्ट है, एक कीपनुमा संरचना है, जिसके नीचे 2 नली हैं, एक है ग्रास नली और दूसरी है श्वास नली, दोनों होती नहीं होती। तो यहाँ से क्या होता है, भोजन जो है वो ग्रास नली में चला जाता है और जो ऑक्सीजन है वो किस में चली जाती है, श्वास नली में चली जाती है। अब मैं आ रहा था इसके ऊपर, किस पे, स्वर यंत्र पे, है ना, किस पे, स्वर यंत्र पे। तो देखो स्वर यंत्र है ना, इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, है ना। तो मैंने बताया ना आपको, देखो ऐसे फील किया आपने, तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो एक आकृति उभरी हुई होती है, सब बच्चों ने फील कर लिया ना इसको, यस। अब आप देखो बच्चों कि बांसुरी, हारमोनियम, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, है ना, उनमें कहीं ना कहीं कंपन होता है कि नहीं होता है ना। आपने वो गिटार देखी है, उसके अंदर तार होता है, तार को ऐसे वो टाइट होता है ना, कसा हुआ होता है, और ऐसे टंग करते हैं तो टंग झनकार की होती है ना। ऐसे ही आपने बांसुरी देखा, बांसुरी में क्या करते हो आप, हवा फूंकते हो, हवा फूंकी आपने, और उसके अंदर फिर अलग अलग क्या होते हैं, छिद्र होते हैं अलग अलग दूरियों पे, है ना, अलग अलग क्या होते हैं, दूरियों पे छिद्र होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग आवृत्ति से जो है ना वो क्या करते हैं, कंपन पैदा होते हैं उसके अंदर। तो वैसे ही, है ना, वैसे ही देखो बेटा कि ये जो स्वर यंत्र है ना, इसमें छोटी 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 मांसपेशियों की कुछ संरचनाएं होती हैं, जैसे समझो कोई धागे नुमा कोई चीज ऐसे लटक रही है, ठीक है ना। और अब मैं जो बोल रहा हूं, देखो कितनी फास्ट हो रही है सारी क्रिया, यानी मैं बोल रहा हूं, है ना, बोलने, तो आप देखो कि मैं, जब तुमने नोट किया कि जब आप बोल रहे होते तो आप अंदर से दबा रहे होते हो, है ना, फील किया कभी आपने। जब आप नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे तो अपना आपका पेट अंदर की तरफ दबता है कि नहीं दबता है। इसका मतलब मांसपेशियां जो हैं वो अंदर से प्रेस कर रही हैं, क्या कर रही हैं, यानी मेरा मस्तिष्क ने सिग्नल दिया, ध्यान से सुनो, देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे मस्तिष्क ने सिग्नल दिया कि मुझे ये चीज़ बोलनी है, कि मुझे श्वसन बोलना है, मानव श्वसन तंत्र बोलना है ना। तो अब मेरी जो ये मांसपेशियां हैं इनको क्या करेंगी, अंदर प्रेस करेंगी, है ना। और जो हवा है फेफड़ों के अंदर, जो एयर भरी हुई है, वो वापस कहाँ आएगी, है ना, इस रास्ते से यहाँ आई। और ये जो स्वर यंत्र है
समझ रहे हो ना आप लोग, है ना। इस स्वर यंत्र में छोटी छोटी क्या है, मांसपेशियों की संरचनाएं हैं, है ना। तो वो जब हवा उनसे टकरा रही है तो वो मांसपेशियां क्या हो रही हैं, वाइब्रेट हो रही हैं। वो जो है स्वर यंत्र के अंदर धागेनुमा जो संरचनाएं वो क्या हो रही हैं, कंपन हो रही हैं। और वो कंपन कितने, देखो आप कि मैंने बोला क, तो क की आवाज मैं चाह रहा हूं कि मुझे क्या बोलना है, क बोलना है, तो उसी क की आवाज निकल रही है। मैंने सोचा मुझे ख बोलना है, तो किसकी आवाज आ रही है, ख की आवाज आ रही है ना। तो वो कंपन पैदा होके क्या निकाल रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं। समझे नहीं समझे बात। तो ये किसका काम हो गया, स्वर यंत्र का हो गया, है ना। तो स्वर यंत्र के थ्रू जाती तो है ना भाई, जो हवा है, जो श्वास है, ऑक्सीजन है, उसका जाने का रास्ता तो यही है, नाक, नाक से मुंह, मुंह से फिर ग्रसनी, है ना, कॉमन पार्ट हो गया ग्रसनी। ग्रसनी से फिर जो हमारी ट्रैकिया शुरू होती है, श्वास नली शुरू होती है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर ये स्वर यंत्र है, लैरिंग्स है, ठीक है ना। तो जाती तो इस लैरिंग्स में से ही है ना। लेकिन जब मुझे बोलना है, जब मुझे क्या करना है, बोलना है ना, तो मैं बोल किस वजह से पा रहा हूं, है ना, क्योंकि अंदर से एयर, आपने नोट किया जब आप बोलते हो तो आवाज टकराती है ना, है ना। जब आप बोलते हो तो क्या कर, आपके हथेली से क्या होती है, आवाज टकराती है। इसका मतलब आप अंदर से एयर को क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। और वो एयर आ कौन से रास्ते से रही है, क्योंकि जाने का वही रास्ता तो आने का भी वही होगा, क्योंकि एक ही रास्ता है आने जाने का एयर का। तो समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो वो ऑक्सीजन किससे निकल रही है, फिर ये वो जो एयर है वो इसी रास्ते से, कौन से वाले से, स्वर यंत्र के रास्ते से। तो स्वर यंत्र के अंदर जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं वो क्या करती हैं, कंपन करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, ठीक है ना। उनसे विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, है ना। देखो कितने सारे शब्द हम बोल लेते हैं, है ना। और ये मस्तिष्क का, है ना, स्वर यंत्र का, इसका कितना शानदार कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। कितने सारे शब्द बोलता है आदमी एक साथ में, और तुम लोग सुन रहे हो उन चीजों को, ठीक है ना। तो ये किसका हो गया, स्वर यंत्र का हो गया, ठीक है ना बेटा। स्वर यंत्र के बाद में फिर ये जो नली है आपकी, कौन सी वाली, श्वास नली, है ना, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, है ना। ये ट्रैकिया देखो ये चित्र बनाया भैया ने, है ना, बहुत अच्छा चित्र बनाया। तो ये ट्रैकिया में ये क्या दिख रहे हैं आपको, कभी आपने वो देखा, सिंक के नीचे पाइप लगा रहता है, उसमें कुछ ऐसे होती है ना ठीक है ना, उस तरह की होती है वो, है ना। तो अब आप ये वैसा पाइप, प्लास्टिक का तो है नहीं, है ना, हमारी जो श्वास नली है वो प्लास्टिक की तो नहीं है ना। ये तो क्या है, एक मांसपेशियों की संरचना है, ठीक है ना, कोशिकाओं की, ऊतकों की, इनकी एक संरचना है, ट्यूब है। अब देखो बेटा कि इस ट्यूब का सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। आपको 2 दिन रोटी नहीं मिलेंगी तो मरोगे नहीं आप, है ना। लेकिन अगर ये ट्यूब पिचक गई 1 मिनट के लिए तो राम नाम सत्य है। 1 मिनट के लिए भी अगर ये ट्यूब पिचक गई तो फिर आप गए काम से। समझे नहीं समझे बात। तो इसके अंदर अब ऐसे समझो, कोई बहुत ही प्लास्टिक की, मतलब बहुत ही नरम कोई वो है, ट्यूब है, तो वो पिचक सकती नहीं पिचक सकती है। अब मैंने उसके अंदर लोहे के छल्ले लगा दिए बीच बीच में, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, लोहे के या प्लास्टिक के, तो फिर पिचकेगी क्या, वो नहीं पिचकेगी, है ना। वो उसको मजबूती प्रदान करेंगे नहीं करेंगे, उसको पिचकने से क्या करेंगे, वो रोकेंगे, है ना। तो ये जो छल्ले से दिख रहे हैं ये मांसपेशियों की रिंग हैं, जो कि इस ट्रैकिया को चिपकने से क्या करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि इसका सही सलामत रहना बहुत जरूरी है ना। और ये भी अंदर से इसमें श्लेष्मा जो होती है ना, म्यूकस, उससे भी कैसी रहती है, हल्की सी मॉइस्ट रहती है ये, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं किसके ऊपर, देखो श्वास नली के बाद में आता है श्वसनी और श्वसनी का। तो जैसे जैसे पेड़ होता है, ऐसे समझो आप, जो पेड़ है तो देखो एक तना मोटा वाला, नीचे का एक तना होता है मोटा, है ना, उसको आप श्वास नली मान लो। क्या मान लो आप, श्वास नली। ऐसे समझो कि नीचे से आ रही, जमीन में से श्वास आ रही है ठीक है, तो वो श्वास नली हो गई आपकी, है ना। अब इसमें से 2 डाली छटी ऐसे, क्या छटी इसके अंदर से 2 डाली इस तरह से छटी, वो डाली जो है वो श्वसनी हो गई। क्या हो गई, वो श्वसनी हो गई। समझे नहीं समझे बात। तो एक तरह से ये मानो कि एक मोटे पाइप में पानी आ रहा है, फिर उसके 2 पाइप बट गए उसमें से, ठीक है ना। फिर
अब जैसे ये जो टंकी होती है ना जिसमें से पानी आता है घरों में, तो पहले एक मोटा पाइप निकलता है, फिर कॉलोनी में एक पाइप इधर चला गया और एक इधर की तरफ चला गया, फिर उसमें से घरों के लिए एक इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। समझ गए ना बात? तो वैसा ही सिस्टम है ये। तो ये मुख्य जो है ये क्या है बताओ हमारी? ये श्वास नली हो गई, ट्रैकिया हो गई। ट्रैकिया के बाद फिर जो दो हिस्सों में जब ये बटी है ना, ये जो दो हिस्सों के अंदर बटी, तो ये क्या हो गई? श्वसनी हो गई, है ना। फिर जैसे पेड़ की दो डाली ऐसे छटी, फिर इनमें से भी तो छटती है ना, समझ पा रहे हो ना आप? इनमें से भी क्या होती है? अलग अलग छटती हैं। फिर वो क्या हो गई? श्वसनिका हो गई वो, है ना। तो देखो ये मेन हमारी ट्रैकिया हुई, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो हमारा ये स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र से लेके और नीचे तक की, है ना। ये मुख्य जो है सिंगल वाली, वो क्या हो गई? हमारी ट्रैकिया, श्वास नली हो गई। फिर जब ये दो हिस्सों में बटी, उस समय ये क्या बन गई? श्वसनी बन गई। वो क्या बन गई? श्वसनी बन गई। फिर जब वापस से विभाजित हुई तो फिर क्या बन गई? श्वसनिका बन गई, है ना। तो श्वसनिका काफी सारी होंगी कि नहीं होंगी, है ना। फिर क्या है देखो बेटा कि ये जो पतली पतली जो श्वसनिकाएं हैं, छोटी छोटी बारीक जो ट्यूब्स हैं, फिर इनके सिरे पे, इनके जो लास्ट एंड है ना, वहां फिर छोटी छोटी गुब्बारे नुमा संरचनाएं हैं, है ना। और ये पूरा का सिस्टम एक फेफड़े के अंदर हो गया। किसके अंदर हो गया? ये पूरा सिस्टम एक फेफड़े के अंदर हो गया। यानी एक तरफ की जो ये वाला हिस्सा है ये एक फेफड़े में चला गया, और दूसरी तरफ वाला जो हिस्सा है दो हिस्सों में बटी ना बेटा। ये देखो एक हिस्से में इधर बटी और एक हिस्से में इधर बटी, तो एक हिस्सा एक फेफड़े के अंदर हो गया और दूसरा हिस्सा, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, है ना। फिर जो लास्ट वाला हिस्सा है जहां पे एंड होता है इनका, है ना, जहां पे टर्मिनेट होती हैं, उस जगह को बोलते हैं हम, तुम लोगों ने बोला था ना कूपिकाएं, है ना, एल्वेओलाई। क्या बोलते हैं उसको? एल्वेओलाई बोलते हैं, है ना। बेटा अभी जगह नहीं है ना, अभी जगह नहीं है, फुल हो गया। देख इधर चलो आ जाओ, हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर बैठ जाओ, है ना बेटा। एक स्टूल दे देना और इधर बैठ जाओ। एक और दे दें, बैठ जाओ। हाँ आज बेटा, आज नाराज क्यों हो रहा है? आजा बेटा, बैठ जाओ। ठीक है, तो आगे चलें हम। ठीक है, कहाँ पे पहुंच गए हम लोग? हाँ, श्वसनिका। फिर जहाँ पे ये एंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रही हैं, जहाँ क्या हो रही हैं? ये टर्मिनेट हो रही हैं, वो जगह क्या है बताओ? उसको क्या बोलते हैं? जो छोटी छोटी गुब्बारे नुमा संरचनाएं हैं उनको कूपिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कूपिकाएं बोलते हैं, ठीक है। और वो कूपिकाएं देखो, फिर वो लास्ट वाला हिस्सा है ना, यानी ऐसे समझो आपके लास्ट में जो हमने ऑक्सीजन ली वो रुकेगी कहाँ जाके? कूपिका में जाके रुकेगी। कहाँ रुकेगी वो? एंड पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? और वो गुब्बारे नुमा संरचनाएं हैं, छोटी छोटी असंख्य संरचनाएं हैं वो। और फिर उन कूपिकाओं के चारों तरफ क्या बताया था मैंने? केशिकाओं का जाल होता है। रुधिर केशिकाएं बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं, है ना। रुधिर केशिकाएं होती हैं जिनके अंदर क्या बह रहा है? रक्त बह रहा है। और वो दोनों पोरस होती हैं, यानी ये भी पोरस होती है। पोरस का मतलब छिद्र युक्त, है ना। जो आपकी कूपिकाएं हैं उनमें भी बारीक क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और जो आपकी कैपिलरीज हैं, केशिकाएं, उनमें भी बारीक क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन किसके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है? जो कूपिकाओं के चारों तरफ कैपिलरीज का जाल है जिनमें रक्त बह रहा है, वो रक्त उनको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। आई ना बात समझ में? ठीक है ना। अब वो रक्त ने एब्जॉर्ब कर ली, रक्त पंप हो रहा है हार्ट की वजह से, और वो कहां पहुंचा? कोशिका में। प्रत्येक कोशिका में, शरीर की प्रत्येक कोशिका में वो पहुंच गया, ठीक है ना। अब वहां कोशिका क्या करेगी? उसका दहन करेगी। कोशिका के अंदर उसका कम्बसन होगा। जो पचित भोजन रस है उसका क्या होगा? कम्बसन होगा, उसका दहन होगा, है ना। और वो ऊर्जा के रूप में बनेगा, और ऊर्जा की उस इकाई को हम एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एटीपी। जैसे आप लोग कोई भी चीज लाते हो तो पैसा देते हो कि नहीं देते हो? करेंसी देते हो आप उसको। तो वैसे ऊर्जा की करेंसी जो है उसको एटीपी बोलते हैं हम। ऊर्जा की करेंसी को क्या बोलते हैं? यानी ऊर्जा के छोटे से हिस्से को हमने क्या बोल दिया? एटीपी बोल दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एनर्जी करेंसी है। क्या है वो? एनर्जी करेंसी है, ठीक है। तो ये श्वसनिका और ये फेफड़े,
आगे समझ में आपके? इसके बाद फिर आता है श्वसन मांसपेशियां, रेस्पिरेटरी मसल्स। तो अब बताओ, अगर ये मसल्स नहीं हो, है ना, तो देखो ये जो आदान प्रदान हो रहा है ना, देखो मैंने सांस ली, है ना, फिर छोड़ी, तो अंदर कुछ संपीड़न और शिथिलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? संपीड़न और शिथिलन हो रहा है ना। ये जो हिस्सा है, ये वाला जो पसलियां होती है ना बेटा, इन पसलियों के यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, क्या बोलते हैं उसको? मध्यपट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको? मध्यपट बोलते हैं। तो उस डायफ्राम के अंदर क्या होता है? ये होती मसल्स होती हैं जो मूव होती हैं, ठीक है ना, और उसके द्वारा फिर हमारा सांस अंदर जाती है और वो बाहर निकलती है। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है, ये बिना मांसपेशियों के संभव नहीं है। तो इस क्रिया को जो अंजाम देती हैं वो क्या होती हैं? श्वसन मांसपेशियां होती हैं, जिनको हम रेस्पिरेटरी मसल्स बोलते हैं। आगे बात समझना, क्या बोलते हैं उनको? हम रेस्पिरेटरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके। अब ये चीज आपके समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा अब देखो मैं मोटा मोटा आपको इसमें से बता देता हूं जो चीज समझने लायक है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखो हमने ये पढ़ लिए थे, नासिका हो गई, मुख हो गया और ग्रसनी। ठीक है, अब इनके ये अलग अलग पार्ट होते हैं भाई, नासा ग्रसनी है, मुख ग्रसनी है ना, तो इनको आप लोग पढ़ लेना, इसको समझ में आ जाएगी। जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और फिर इसके बाद निचला श्वसन तंत्र हो गया, जिसमें क्या है? श्वास नली, है ना, श्वसनी, श्वसनिका, और फिर क्या आ जाती है इसके अंदर? फेफड़े आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, ये मैं श्वसनी श्वसनिका में ऊपर से 4-5 लाइन छोड़ के बता रहा हूं आपको। श्वसनी तथा ब्रोंकियोल, है ना, श्वसनी तथा ब्रोंकियल मतलब क्या होगा? श्वसनिका। ब्रोंकियल किसको बोलते हैं? श्वसनिका को बोलते हैं। तो श्वसनी तथा श्वसनिका मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये। ठीक है, जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होता है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कूपिकाएं पाई जाती हैं, एल्वेलाई। ठीक है, ये पाई जाती हैं। गैसों का विनिमय इन कूपिकाओं के माध्यम से होता है, यानी जो रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा वो कहां से ग्रहण करेगा? कूपिकाओं से ग्रहण करेगा। और जो रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड को लाके देगा वो भी कहां पे लाके देगा? कूपिकाओं पर ही लाके देगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज है कि प्रेशर का अंतर होता है, दबाव का अंतर होता है। अब ऐसे समझो आप कि इस कमरे में, कभी तुमने नोट भी किया होगा, ये जो दोनों ये रोशनदान है, अगर मैं इनमें 2 बड़े बड़े पंखे लगा दूं, बाहर हवा फेंकने वाले, क्या लगा दूं इनमें? बाहर हवा फेंकने वाले पंखे लगा दूं, है ना, और मैं इसको बंद कर दूं, तो फिर आपने नोट किया होगा, इस दरवाजे के नीचे से हवा आएगी ना अंदर। महसूस किया कभी आपने? इस दरवाजे के नीचे से क्या आएगी? हवा अंदर आएगी। हवा क्यों आ रही है अंदर? क्योंकि इसके अंदर हवा का दबाव कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 2 पंखे इसको क्या कर रहे हैं? हवा को फेंक रहे हैं इसमें से। समझ पा रहे हो ना आप लोग, है ना? तो इस कमरे के अंदर प्रेशर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया ना। प्रेशर में क्या आ गई? कमी आ गई, है ना, प्रेशर में कमी आ गई। ठीक है ना, तो फिर अपने आप आ रही ना अंदर हवा अपने आप, कोई धकेल तो नहीं रहा ना बाहर से, उसको बाहर से कोई नहीं धकेल रहा। समझ गए ना बात? तो अपने आप अंदर हवा आ रही है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हमको सांस लेने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। नॉर्मल अपने आप आती रहती है और अपने आप जाती रहती है। ऐसा थोड़ी मैं सोचूं, मैं सांस लूं, सांस छोड़ूं, सांस लूं, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, है ना, तो ये सब ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? तो कि हमारे जो ये अंदर वाला सिस्टम है, इसके अंदर वो जो कूपिकाओं वाला है ना, इसके अंदर ऋणात्मक दाब हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑटोमेटिक हवा क्या आ गई? अंदर आ गई। समझे नहीं समझे बात? फिर जब ये वहां पहुंची, इसने उसको दे दी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही ब्लड लेके आया, तो वो जो ब्लड लेके आ रहा है वहां थोड़ा दाब ज्यादा होगा, है ना, तो फट से वो किसको दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को दे देगा। कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगा? वो रक्त को दे देगा। तो रक्त उसको क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। समझ गए ना बात? तो ये चीज हो गया। ठीक है, ये फेफड़े हो गए। अब फेफड़े कितने हैं? 2 होते हैं, है ना। इनका हल्का गुलाबी रंग होता है। यस, देखो एक बहुत बड़ी बात,
गुलाबी रंग के होते हैं ये, है ना, कैसे होते हैं, गुलाबी रंग के। और जो व्यक्ति बीड़ी पीते हैं उनके फेफड़े काले हो जाते हैं, है ना। और दूसरा देखो बेटा कि जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, जर्दा खाता है, गुटखा खाता है, ऐसा मतलब ना बीड़ी बीड़ी, है ना, ये सब चीज़ें नशे में आती हैं। तो बेटा तुमने देखा है डॉक्टर जो होते हैं ना, जो श्वास वाले डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति को वो अस्थमा की बीमारी हो रखी है, दमा समझते हो आप लोग, तो ये दमा पैदा होने का धूम्रपान बहुत बड़ा कारण है ना। तो बेटा अपने जो परिवार में आपके पेरेंट्स या दादा पीते हो तो उनको समझाने की कोशिश करो कि इस चीज़ को क्या कर दें, बिल्कुल छोड़ दें। आपने नोट किया है कभी जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता वो बुढ़ापे में कभी खांसता हुआ नजर नहीं आएगा आपको, है ना। और जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, वो उसका जो बुढ़ापा होता है उसमें खांस खांस के पूरे घर वालों को क्या कर देता है, वो परेशान कर देता है, नींद हराम कर देता है। मेरे दादा पीते थे, मेरे पिताजी पीते थे, है ना, और मतलब इतनी ज़्यादा धांसते थे वो, समझ रहे हो ना आप लोग, है ना। और जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता उसको इस तरह की बीमारी। तो इससे क्या होता है बेटा, धूम्रपान करने से, है ना, देखो सोचो आप कि ये जो फेफड़े हैं हमारे, वो जो कूपिकाएं हैं, वो क्या है बेटा, एक कोशिकाओं की संरचना है। क्या है वो, कोशिकाओं की। अब ये जो बीड़ी पी रहे हो, धूम्रपान कर रहे हो, इसमें क्या हार्मफुल कंटेंट है कि नहीं इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, हार्मफुल कंटेंट है इसमें, है ना। वो छोटे छोटे कण कहाँ जाएंगे। अच्छा सुनो मेरी बात, जब हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो खाते हैं ना, तो ये कुछ हिस्सा इसका सांस के साथ जाता है कि नहीं जाता है, किस में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। तो वो जो कण हैं, बारीक बारीक जो कण हैं, वो किन को बंद कर देते हैं, मैंने बताया ना कि छिद्रयुक्त होती हैं, कूपिकाएं छिद्रयुक्त होती हैं, है ना। तो कूपिकाओं के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र हैं उनको क्या कर देंगे, वो यस बंद कर देंगे उनको। आई ना बात समझ में, उनको क्या कर देंगे, वो बंद कर देंगे, है ना। अब उनको बंद कर देंगे तो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन का जब बाहर जाने का रास्ता ही नहीं रहा तो ब्लड किसको ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण ही नहीं करेगा। समझ पा रहे हो ना आप लोग, क्योंकि उन छिद्रों से ही तो जाती है ऑक्सीजन, रिसती है, उन छिद्रों से ही रिस के ऑक्सीजन किस में मिक्स होती है, ब्लड में मिक्स होती है। जब वो छिद्र ही बंद हो गए, समझे ना बात। आप इसको ऐसे करो, देखो तुमने कभी नोट किया बेटा कि देखना, तुम अगर किसी को कोई पी रहा ना बीड़ी, तो उसको एक बहुत बढ़िया साधन बताता हूँ मैं आपको। उसको ऐसे कहो कि वो जो वाला हिस्सा है ना बीड़ी का, उस जगह पे वो रुमाल लगा ले, और रुमाल लगा के फिर बीड़ी पिए, और बिल्कुल साफ रुमाल होना चाहिए, सफ़ेद, है ना। जब वो बीड़ी खत्म करेगा तो जिस जगह से वो धुआं अंदर जा रही है वो हिस्सा काला पड़ जाएगा। जहां से हम ऐसे कर रहे हैं उस जगह पे पीछे लगाओगे तो वो जल जाएगा, फिर तो आगे उसको लगाओगे रुमाल को, तो रुमाल जल जाएगा, समझ गए ना। तो ये तो एक बीड़ी पे हुआ, और जो व्यक्ति दिन में माना 10 बीड़ी पी रहा है ना, और लगातार साल भर पी रहा है, वर्षों तक पी रहा है, तो उसके ये फेफड़े बंद होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब जो वो है पूरा, जो हमारा फेफड़ों का जो जाल है वो क्या होगा, जो छिद्र हैं वो सब क्या हो जाएंगे, उसके बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए बेटा वो डॉक्टर जब उसके पास जाता है ना कोई अस्थमा का मरीज, तो वो ऐसे वो लगवाता है, उसमें फूंक लगवाता है कि इसमें फूंक मारो, दोनों तरह से फू भी करवाता है और ऐसे भी करवाता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, जो धूम्रपान नहीं करता, उसकी जितनी क्षमता होती है ना, उस क्षमता का वो ये मान के चलो कि 90% तक तो फूंक देता है, और 90% तक ही क्या कर लेता है, वो ग्रहण खींच लेता है। लेकिन जो व्यक्ति धूम्रपान करता है वो व्यक्ति 40% से ज़्यादा ना तो फूंक पाता है और ना ही उसको खींच पाता है। और जो ज़्यादा करवाता है तो वो ऐसे करने लग जाता है, धांसने लग जाता है वहीं पे ही वो व्यक्ति, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है। समझ गए ना बात। तो देखो कितना बड़ा इसका नुकसान है हमारा, है ना। और बिना ऑक्सीजन के फिर क्या नहीं होगा बताओ, दहन नहीं होगा, तो खाना कह रहे खाना पीना अंग नहीं लग रहा, इसको भूख नहीं लगती, इसको भूख कहाँ से लगेगी, बीड़ी पी रहा है ना भाई। भूख कब नहीं लगेगी बताओ, जब पाचन नहीं होगा। अब जो भोजन कर रहे हो तुम, है ना, उस भोजन का पाचन ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही उसको, तो पाचन कैसे होगा, है ना। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से क्या है, ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा तुम लोगों को जो विज्ञान पढ़ाई जा रही है, तो नंबरों के लिए नहीं है ये। तुम क्या सोच रहे हो भाई तुम्हारे नंबर आ जाए 10th क्लास में, है ना,
90% आ गई साहब, फोटो छप गया। हाँ, कोई याद नहीं रखता इन फोटोओं को बाद में, है ना। तुम सफल इंसान बन जाओ, योग्य बन जाओ, अभी और बहुत लंबी रेस है तुम्हारी। समझ पा रहे हो ना आप लोग? ये एक सीढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसका कोई महत्व नहीं है, इसका भी महत्व है, लेकिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, आप दिल से समझो इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो अपन ने ये देख ली, ठीक है। ये हो गया, गुलाबी रंग के होते हैं, एक जोड़े होते हैं ये, है ना। फिर मध्यपट, मध्यपट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? बताया था मैंने आपको, डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। अब देखो इसमें है फेफड़े असंख्य, है ना, श्वास नलियां, कूपिकाओं, रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि असंख्य श्वास नली हैं, श्वास नली तो एक ही है। श्वास देखो लिखने में थोड़ा गड़बड़ है ना इसमें, श्वास नली तो क्या है? एक ही है। बाकी ये सारी संरचनाएं कूपिका को अगर मिला दोगे तो कूपिका जरूर असंख्य है। कूपिका कितनी है? असंख्य हैं, है ना। इसमें एक डेटा भी दे रखा है कि कितने लाख होती हैं, कितनी होती हैं? कितने? 30 मिलियन, 30 मिलियन। 1 मिलियन किसको बोलते हैं बताओ? 10 लाख को। 1 मिलियन 10 लाख को, तो 10 लाख को 30 से गुणा कर दो, 300 लाख हो गया कि नहीं हो गया? 300 लाख कूपिकाएं होती हैं। समझ गए ना बात? किसमें? एक फेफड़े में, दोनों में? ढूंढो, ठीक है। हाँ, जिसमें कई, प्रत्येक फेफड़े में, तो ये तो एक में है, तो इतनी ही दूसरे में भी है ना, ठीक है। हाँ, तो कूपिका एक कपनुमा संरचना होती है ना, जो सीमांत ब्रोंकियोल के आखिरी सिरे पर पाई जाती है। सीमांत किसको बोलते हैं? लास्ट सीमा वाला, जहां पे खत्म हो गया रास्ता, है ना, उसके वहां पे फिर क्या है? वो कूपिकाएं हैं। तो कूपिकाओं का जाल, गुब्बारे नुमा, कोई बात चल रही है ना, ठीक है। ये हो गया। फिर है, इसके बाद आता है श्वसन मांसपेशियां। तो बताया ना मैंने बेटा आपको, श्वसन मांसपेशियों के बिना ये जो संकुचन शिथिलन की क्रिया है ये नहीं हो पाएगी। तो श्वसन मांसपेशियों का गैसों का विनिमय, देखो ये जो गैस विनिमय का मतलब क्या है? गैसों का एक्सचेंज। तो ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, यही गैस विनिमय है, ठीक है। छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट डायफ्राम उत्तरदायी है। डायफ्राम का संकुचन और शिथिलन होता है, ठीक है ना। चलो ये हो गया। और फिर इसके बाद है श्वसन का क्रिया विज्ञान। तो मैंने देखो छोटा सा बताया था ना आपको कि नेगेटिव प्रेशर होता है। क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर होता है, जिससे हमको सांस लेने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है ना। ऑटोमेटिक हमारे अंदर ये सांस जाती रहती है, ठीक है ना। और फिर जब वापस फिर अंदर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो क्या होती है? बाहर निकल जाती है ना। समझे ना बात? इस तरह से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसमें एक इसके 2 टुकड़े कर दिए वापस से, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल में क्या हो गया? इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कूपिकाओं तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। तो जो गैस हैं वो हवा से जो भरी कूपिकाएं वो, और जो केशिकाएं हैं कैपिलरीज, उनमें जो डिफरेंस है उसकी वजह से। और आंतरिक में क्या हो गया? इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य, है ना। तो देखो पहला तो स्टेज क्या है? पहली स्टेज है कूपिका और केशिका के बीच। कूपिकाएं हमारी, उनके चारों तरफ केशिकाओं का जाल है, तो वो तो क्या हो गया आपका? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। और फिर जब ये अंदर भी तो जा रहा है ना, अंदर जाके कोशिका पे भी तो जा रही है। फिर वो किस पे जा रही है? वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंच रही है? प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। तो वो वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया? इंटरनल हो गया, वो इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, है ना। इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य डिफ्यूजन, विसरण, है ना। यानी जो केशिकाएं हैं उनके अंदर रक्त में क्या मिली हुई है? ऑक्सीजन मिली हुई है। और वो ऑक्सीजन किसको दे दी जाती है? कोशिकाओं को या ऊतकों को। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। कर दो बेटा इसको।